बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा कई घंटों से रुकी हुई थी। कटरा समेत पूरे जम्मू में लगातार बारिश होने की वजह से हालात खराब है, जिसकी वजह से जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ बहने लगा था और उसके बाद लोगों को कटरा में ही रोक दिया गया था। वहीं यात्रा बंद होने की वजह से श्रद्धालु भी परेशान थे, लेकिन अब यात्रा दोबारा से शुरू कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से यात्रा को रात से ही रोका गया था, लेकिन अब कई घंटों के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। कतार है, ये माता के श्रद्धालु जो है जो रात से इंतजार कर रहे थे कब रास्ता खुले और कब ये दर्शन के लिए आगे जाएं। तो ये रात से 10 बजे से लेकर पूरा रास्ता जो था ये बंद किया गया था, क्योंकि ऊपर ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आया था, मलबा बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो अभी श्रद्धालु जो हैं वो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रात से रुके हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कतार कितनी लंबी है। जो लोग हैं इनसे हम बात भी कर देंगे। आप मैडम बताइए, आप कब से रुके हुए थे और अभी जा रहे हैं? कल शाम से 5 बजे से रुके हुए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी अच्छा लग रहा है इतने वेट के बाद। तो ये लोग जो हैं, कल कई लोग रात से हैं, कुछ दोपहर से जहां पर आकर रुके हुए थे। हालांकि प्रशासन ने जो ऊपर ट्रैक था वहां से जो लोग दर्शन करने कल से गए थे, पहले उनको वापस लाने का सिलसिला शुरू किया। पूरी रात उन लोगों को वापस लाया और अब सुबह जहां से लोगों को भेजा जा रहा है ताकि रास्ते में कोई हादसा ना हो। क्योंकि पहले ही अगर बात करें तो 1 जनवरी को इसी साल माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ हुई थी, जिसमें 12 लोग मर गए थे, 20 के लोग के करीब लोग घायल हुए थे। तो इस बार श्राइन बोर्ड जो है वो बड़ा सोच समझ कर कदम उठा रहा था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना वहां पर हो। तो तस्वीरें आपने देखी, यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। हमारे सहयोगी पवन लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। पवन, ताजा क्या हालात है वहां पर, क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं आप वहां से? हाँ बिल्कुल, ताज़ा हालात ये हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो लोग रुके हुए थे रात के, वो उन लोगों को भेजा जा रहा है। अब भीड़ भी थोड़ा कम होना शुरू हुई है। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि पूरी रात के लोग जहाँ पर रुके हुए थे। ये फ्रिस्किंग पॉइंट है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जो दर्शनी ड्योढ़ी है, यहीं से यात्रा का शुभारंभ होता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर कतारें अभी भी हैं, लोग दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। पूरी रात यात्रा बंद रही है 10 बजे से लेकर। हम इस तरफ का अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसके साथ ही ये पूरा ट्रैक आपको पीछे की तरफ दिखेगा। यहाँ पर लोग आते दिखेंगे। सुबह बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अब आस्ता आस्ता लोग जो अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर सके, उनका रिएक्शन जान सके, क्योंकि रात से ही वो सब इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पर ये लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र नासिक जिला, वहाँ से आए। हम कल से रुके इधर, कल ये बंद था बारिश की वजह से। आज ऊपर जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए। वो बहुत अच्छा माहौल है इधर का। तो आप बताइए, आप कब से यहाँ रुके हुए थे? में कल से रुके हुए। हम महाराष्ट्र से नासिक से आए हुए यात्रा के लिए। अच्छा, तो अभी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं? दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ और भी श्रद्धालु हैं, इनसे भी हम बात कर लेंगे। ये आप कहाँ से आए हुए हैं? हम अमृतसर से आए हैं 11 दोस्तों के साथ घूमने, माता रानी के दर्शन करने। तो क्या हुआ रात के यहाँ पर? नहीं, अभी तो रात में फंसे थे ना। अभी हम पहुँचे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अभी पहुँचे, दर्शन वगैरह करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लोग अमृतसर से हैं जो अभी पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग रात से जहाँ पर आए हुए थे वो भी अभी कतारों में है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं लुधियाना से आया हूँ। हाँ जी, पहली बार आए? हाँ जी, हाँ जी। तो ये यात्रा रात को बंद थी, पूरा यहाँ रास्ते में पानी आ गया था। सुबह ये लोग सुबह पहुंचे हुए हैं। जो रात को जो लोग पहुंचे थे उनको भी दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है। और अब जो है यात्रा में बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो रात से ही इस यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और सबसे खौफनाक तस्वीर तो वैष्णो देवी मार्ग से सामने आई, जहां पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ सैलाब की तरह बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था मानो वो अपने साथ किसी भी चीज को बहा ले जाए। इसी बीच कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पुल के ऊपर आ गए और वो वहां से बारिश के पानी की रौद्र लीला देखने लगे। माता के दर्शन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मौसम खराब हो गया। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि एक श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। उसके पैर लड़खड़ाए, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। हालात बिगड़ते देख माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। इसके लिए लाउडस्पीकर की मदद ली गई। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक इस दौरान पहाड़ खिसकने की भी घटनाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब ये कि चीन आर पार के मूड में है और ये दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी। और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की इस जॉइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ने वाले देश इस जॉइंट ड्रिल के जरिए उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रहा 17 देशों का यह सैन्य अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वो ताइवान पर अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझना भी वो बंद कर दे, क्योंकि अब 17 देश खुले तौर पर न सही लेकिन चीन के खिलाफ साथ आते तो दिख ही रहे हैं और एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं,
जिसमें करीब 100 लड़ाकू विमानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ड्रिल में सेना के 2500 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए सुखोई 30 मार्क 1 भेजा है और माना जा रहा है कि इस जॉइंट ड्रिल ने शी जिनपिंग की चिंता और बढ़ा दी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए साथ आने का न्योता दिया है, ताकि चीन के खिलाफ और भी मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा सके। और खबर है कि अमेरिका और जापान के न्योते को तीनों देशों ने कबूल भी कर लिया, क्योंकि हांगकांग के मुद्दे पर चीन से नाराज ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उसके खिलाफ तैनात करने का फैसला किया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और जापान का साथ देने जा रहा है। वो हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही खबर तो ये भी है कि फ्रांस भी अब जापान के पास अपना युद्धपोत तैनात करेगा। दिल्ली की शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापे मारे। सीबीआई अफसरों ने 14 घंटे से ज्यादा समय तक सिसोदिया के घर की तलाशी ली। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया के घर से कागजात जब्त किए। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ओर से देश भर में 31 ठिकानों पर रेड की जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम कल सुबह पहुंची और 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक टीम उनके घर पर मौजूद रही। वहां पर छापेमारी की गई। वहीं सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने उनका फोन जब्त कर लिया है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फ़ोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में, और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे मामले में हम पूरा सहयोग देंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज़ किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था। नहीं, अभी नहीं। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फ़ोन लेके गए हैं, और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए। कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की, वो लेके। जन्माष्टमी पर दही हांडी की धूम रही। मुंबई में कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी लाल चौक पर जन्माष्टमी का जश्न मनाया गया। इस दौरान वहां कश्मीरी पंडितों ने झांकियां भी निकाली। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। खबर आई कि चीन और जापान के बीच हुई बातचीत में चीन ने जापान को धमकी दी कि वो उसके आंतरिक मामलों से दूर रहे। मतलब ये कि चीन ने जापान को ताइवान के मुद्दे पर बोलने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जापान खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा। और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ताइवान के आसपास मिसाइलें गिराकर और समंदर में जंग जैसे हालात बनाकर चीन उसे डराना चाहता है। वो ताइवान को हथियाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है। चीन ऐसा कर भी लेता, लेकिन जापान और अमेरिका जैसे देश उसकी राह का रोड़ा है।
जिसमें अमेरिका को तो बहुत पहले ही चीन ताइवान से दूरी बनाने को बोल चुका है। वो बात अलग है कि अमेरिका उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चीन लगातार अमेरिका से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, जिसके बाद इस लिस्ट में जापान का नाम भी शामिल हो गया। क्योंकि खबर है कि चीन और जापान के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में ज्यादातर बात ताइवान के बारे में ही हुई और चीन ने जापान से बोल दिया कि वो अपने काम से काम रखे और चीन ताइवान के झगड़े से दूर रहे। चीन और जापान के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग करीब 2.5 साल बाद हुई और ये बातचीत करीब 7 घंटे चली, जिसके बाद दोनों देशों ने तय किया कि वो आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चीन के रुख से साफ है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब जापान ताइवान से दूरी बना ले। यानी चीन जापान से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुलेआम धमका रहा है और उसे कह रहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चुप्पी साध ले। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चीन और जापान का रिश्ता सुधरना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि चीन के तेवरों से जाहिर है कि वो सबसे दुश्मनी ले लेगा लेकिन ताइवान नहीं छोड़ेगा। रही बात जापान की, तो उससे तो उसकी 90 साल पुरानी दुश्मनी है, जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की DF श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक DF-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है, लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब चीन ताइवान को डराने के लिए ड्रिल कर रहा था, जापान की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ मिलकर चीन की जासूसी कर रही थी। जापान की सेना भी अलर्ट मोड पर होने की खबर है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने मिलिट्री बेस से ताइवान की मदद की प्लानिंग कर रहा है और जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ताइवान की मदद के लिए भेज सकता है, जिसकी चीन को खबर है। इसीलिए उसने इस बार जापान से 2 टूक बात की और बोल दिया कि अगर चीन से रिश्ते सुधारना है तो जापान को ताइवान के मामले में नाक घुसाना बंद करना होगा, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान अमेरिका और जापान जैसे देशों के दम पर ही उछल रहा है, क्योंकि ये देश उसे हथियार और समंदर में सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जो चीन को पसंद नहीं, वो ताइवान के आजादी के सपने को सच नहीं होने देना चाहता और सबसे झगड़ा मोल लेकर उसे चीन में शामिल करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पिकअप वैन भीषण आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया और यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो पिकअप सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई, जो लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पिकअप पूरी तरह से आग की भयानक लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। पिकअप में सवार ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां से कुछ गाड़ियां भी गुजरती दिखी। आग लगने के बाद पिकअप वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहां से जा रहे कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। खबर है कि चीन से निपटने के लिए उसका पड़ोसी वियतनाम मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वियतनाम अपनी समुद्री सीमा की निगरानी बढ़ाने के लिए भारत से सर्वेलेंस सिस्टम खरीद सकता है। मतलब ये कि इधर चीन लद्दाख में अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा और उधर भारत चीन को उसके पड़ोस में ही घेरने की तैयारी में है। असल में वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अहम साथी है
और बीते कुछ सालों में दोनों के रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। और खबर है कि उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम भारत के सर्वेलेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, जिनमें मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किए गए रेडार, जैमर और माइक्रो ड्रोन शामिल हैं, जिनके बारे में जानने के लिए पिछले दिनों वियतनाम की सेना के बड़े अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। और खबर है कि उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर पूरा भरोसा जताया, क्योंकि वियतनाम भारत के जिस रेडार से काफी प्रभावित है, वो दुश्मन की मिसाइल की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर उसे बेकार कर देता है। वहीं मेक इन इंडिया तकनीक से तैयार किए जिस जैमर के लिए वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है, वो अपने दायरे में आने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही वियतनाम जो माइक्रो ड्रोन भारत से खरीदना चाहता है, उसकी मदद से समंदर में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक संदिग्ध जहाजों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच अगर सर्वेलेंस सिस्टम की यह डील हुई तो चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पड़ोसी भारत से अपनी सेना के लिए सर्वेलेंस सिस्टम खरीदेगा, बल्कि इससे दक्षिण चीन सागर पर राज करने के चीन के प्लान पर भी पानी फिर सकता है, क्योंकि वियतनाम की भी दक्षिण चीन सागर की वजह से वहां मौजूद दूसरे देशों की तरह चीन से ठनी पड़ी है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और हाल के दिनों में जिस तरह उसकी ताइवान के साथ तनातनी बढ़ी, उससे वियतनाम के भी कान खड़े हो गए और उसने अपनी सीमा पर पैनी नजर रखने के लिए भारत की तकनीक पर भरोसा जताया। देहरादून के पास बादल फटने की वजह से कई गांव में पानी भर गया। बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब गए। कुछ मंदिरों के तो बस गुंबद ही नजर आ रहे थे, वहीं आसपास के घरों में भी पानी भर गया। हालात खराब होता देख मौके पर एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंच गई और गाँव में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। समय रहते सभी लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। वहीं एसडीआरएफ ने कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया है। देहरादून से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद कई गांव में पानी भर गया है। लेकिन इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया गया। हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। कई गांव इस पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बादल फटना अपने आप में कितनी बड़ी घटना है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में पहाड़ों पर इस तरह के कई मामले हुए हैं और जब भारी बारिश होती है, बादल फटते हैं, उसके बाद पहाड़ों में मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देहरादून से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल फटने की घटना के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तुरंत शुरू किया गया। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बन गई। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी को पार करते समय 2 बाइक सवार बह गए, जिन्हें लोगों ने मदद कर बाहर निकाला। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में बाढ़ के पानी में मगरमच्छ और सांप मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में सांप के काटने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के बीच एक कार सड़क से नीचे गिर गई, जिससे एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इधर मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने एक और राज फाश किया है। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर कशिश उर्फ कुलदीप ने पूछताछ में पर्दाफाश किया कि कनाडा में मौजूद लिपिन नेहरा नाम के आदमी ने गोल्डी बराड को शूटर मुहैया कराया था और लिपिन ने ही उसकी और शूटर दीपक मुंडे की मुलाकात गोल्डी बराड से करवाई थी। अभी लिपिन कनाडा में है और अभी पढ़ाई कर रहा है। लिपिन नेहरा का भाई पवन नेहरा एक कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर दर्जन भर से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस ने पवन नेहरा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। पवन भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और उसका बेहद करीबी बताया जाता है। ताइवान में बढ़ रहा तनाव भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बना सकता है। खबर है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां ताइवान में ऐसी हैं जो जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं। ये कंपनियां किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती हैं और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन सकता है। मतलब ये कि ताइवान को घेर कर खड़े चीन के जहाज जो आपदा बना रहे हैं, उनमें भारत के लिए अवसर निकल सकता है। ये भारत सरकार भी जानती है कि देश में उद्योगों को बड़ा धक्का लगाने के लिए ये एक बड़ा मौका है। माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियों से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय संपर्क कर चुके हैं।
लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कंपनियों को भारत में बुलाया जा सके। इससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और देश की कमाई भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश में कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जो नए उद्योग लगाने में अहम साबित होगी। जिन बड़ी कंपनियों के भारत में आने के आसार बन रहे हैं उनमें एक नाम फॉक्सकॉन का भी है, जो स्मार्टफोन और गैजेट बनाने के उद्योग में दुनिया में बहुत बड़ा और पुराना नाम है। एप्पल के आईफोन भी फॉक्सकॉन सालों से बना रही है। आईफोन ही नहीं, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी के लिए भी फॉक्सकॉन ही फोन बनाती है। भारत में भी फॉक्सकॉन की मौजूदगी है, लेकिन काफी कम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फॉक्सकॉन की 3 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी गिनती बढ़ने का अनुमान है। पता चला है कि फॉक्सकॉन की भारत की यूनिट अपना एक आईपीओ लाकर भारत के शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ मिलकर फॉक्सकॉन भारत में टीवी और फोन के डिस्प्ले पैनल बनाने की भी योजना पर काम कर रही है। लेकिन सबसे अहम है सेमीकंडक्टर चिप। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। पता चला है कि फॉक्सकॉन भारत में वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लान बना चुकी है, जो मौजूदा दौर में भारत की बहुत बड़ी जरूरत भी है। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में दुनिया भर में ताइवान का दबदबा है। ताइवान को घेरकर चीन के जंगी जहाज खड़े हैं, इसीलिए दुनिया के कई देशों में चिप की किल्लत होने लगी है। सेमीकंडक्टर चिप की सबसे ज्यादा कमी जिन देशों में महसूस की जा रही है उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन अगर भारत में सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग चल निकला तो भारत की कई मुश्किलों का एक साथ समाधान हो जाएगा। लाल किले से भाषण देते हुए भी प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग का जिक्र किया था। ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। लेकिन ताइवान में बना हुआ तनाव भारत के इस मकसद को बहुत जल्दी हल कर सकता है। सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा छोटा सा पुर्जा है जिसके बिना किसी भी गैजेट का बनना मुमकिन नहीं है। चाहे स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो या माइक्रोवेव हो, गाड़ी हो, सेमीकंडक्टर चिप के बिना सब बनने मुश्किल है। और जैसे जैसे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर चिप दुनिया की बड़ी जरूरत बनती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि वो सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत में लगाने के लिए निवेश को बढ़ाए ताकि मौजूदा हालात का फायदा उठाया जा सके। खबर है कि भारत सरकार 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत मंजूर भी कर ली। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग 2026 तक 30,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। 2200 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो अकेली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ही करने वाली। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग रोजगार के करीब 2 लाख मौके बनाएगा, जो भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 लड़के एक बच्चे की पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट की इस घटना की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का उस बच्चे पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया, जबकि एक दूसरा लड़का उसे बचाने के बजाय उसे पिटता देख हंसता रहा। इस दौरान वो बच्चा मार से बचने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसके बाद भी लड़के ने उसे पीटना बंद नहीं किया। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने भी उससे मारपीट शुरू कर दी। वो लड़का भी उस बच्चे पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाने लगा। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि मोबाइल गेम हारने पर 200 जूते मारने की शर्त थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की पिटाई की गई। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार साइकिल पर सवार 2 बच्चों को जोरदार टक्कर मारती दिखाई दी। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार एक साइकिल को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साइकिल पर सवार 2 बच्चे सड़क की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। जैसे ही वो दोनों सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बच्चे हवा में उछलकर सड़क किनारे मौजूद झाड़ियों में जा गिरे। इस हादसे में दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार में 2 और अहम पदों पर फॉर्मूला तय हो गया। खबर है कि बिहार में सत्ता संभालने वाली जेडीयू और आरजेडी में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति पर सहमति बन गई। विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी तो विधान परिषद सभापति जेडीयू का होगा। चर्चा है कि आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी विधानसभा, जबकि जेडीयू के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद की कमान संभालेंगे। प्रदेश में नई गठबंधन सरकार के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 29 अगस्त को होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय परिषद के जो भी माननीय नेता हैं सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और जो एजेंडा लाया जाएगा उस पर विमर्श होगी। खबर है कि रूस ने तुर्की को बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की दूसरी खेप की सप्लाई शुरू कर दी और इस बात ने अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद उड़ा दी।
रूस और तुर्की के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2017 में करार हुआ था, जिसके बाद तुर्की को रूस के इस खतरनाक हथियार की पहली खेप 2019 में ही मिल गई थी। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े हैं, उसने इस हथियार की दूसरी खेप तुर्की भेजकर उसके साथ अपनी दोस्ती और मजबूत कर ली। तुर्की एक नेटो देश है, वही नेटो जो यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन का दुश्मन बना हुआ, जो चाहता है कि रूस उसकी ताकत के आगे झुक जाए। पुतिन की हर तरह से घेरेबंदी के लिए नेटो ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसी का एक सदस्य देश तुर्की रूस के साथ गाढ़ी दोस्ती करता नजर आ रहा है। लेकिन तुर्की का ये रुख कोई नया नहीं है, बल्कि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही उसने ये साफ कर दिया था कि वो न तो रूस से गैस खरीदना बंद करेगा, न ही हथियारों की डील रोकेगा। और उसकी ये बात अमेरिका समेत यूरोप के देशों को पसंद नहीं आई। दावा किया गया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसकी दलील थी कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। और एक महीने में ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने पुतिन के साथ 2 मुलाकात कर इसे साबित भी कर दिया। दोनों की पहली मुलाकात जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हुई, जबकि दूसरी बार पुतिन और एर्दोआन 5 और 6 अगस्त को रूस के शहर सोची में मिले। और बंद कमरे में चली घंटों की मीटिंग के बाद ऐलान किया गया कि रूस और तुर्की आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन और एर्दोआन की इस दोस्ती से अमेरिका और यूरोप के देशों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनकी कोशिश है कि आर्थिक पाबंदियों से घबराकर पुतिन जंग खत्म करने का ऐलान कर दें और पश्चिमी देशों को अपनी जीत पर ताली बजाने का मौका मिल जाए। लेकिन 6 महीने बाद भी उनकी हसरत पूरी होती नहीं दिख रही और अब तुर्की उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। रूस से गैस भी खरीद रहा है और हथियार भी, यानी बैन के बीच तुर्की रूस की झोली भर रहा है। लेकिन पश्चिमी देश चाहकर भी तुर्की को रोक नहीं पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका तो इस पूरे मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बाइडेन तुर्की को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। रूस से S-400 की डील के बाद 2020 में अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि बाद में बाइडेन ने खुद पहल करते हुए तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने के प्रस्ताव को हरी झंडी देने की वकालत शुरू कर दी। बाइडेन ने अमेरिकी सांसदों को राजी करने के लिए पूरा जोर लगा दिया ताकि हथियारों के सौदे को मंजूरी मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि तुर्की ने इस पर भी अमेरिका से अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच रूस ने उसे S-400 की दूसरी खेप भेज दी। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में तुर्की की अमेरिका से दूरी और रूस से नजदीकी बढ़ सकती है।